हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीट जो है उसमें साइंस से संबंधित जो सिलेबस है उसके बारे में वीडियो। आज हम पाचन तंत्र के बारे में देखेंगे दोस्तों। पाचन तंत्र क्या है, इसके छोटे मोटे सारे पार्ट देखने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों आशा करते हैं आज के हमारे इस वीडियो का प्रत्येक मिनट आपके लिए उपयोगी साबित होगा। आपको ये वीडियो किस प्रकार का लगता है कमेंट सेक्शन में दोस्तों इसका प्रत्युत्तर जरूर दें। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं कि पाचन तंत्र के लिए सबसे पहले भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना ही क्या कहलाती है दोस्तों, पाचन की प्रक्रिया कहलाती है। ये हो गया। अब इससे आगे पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, अगर प्रश्न पूछ लिया जाए सीधा सा कि पाचन की प्रक्रिया मुख गुहा से प्रारंभ होकर गुदा में समाप्त हो जाती है। अक्सर परीक्षा में सीधा ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए छोटे मोटे एग्जाम में कि हमारे शरीर में पाचन की प्रक्रिया जो है कहाँ समाप्त होती है और 3-4 ऑप्शन दे के सीधा ही आंसर पूछ लिया जाए तो हमें पता रखना है कि जो पाचन की प्रक्रिया है शुरू तो कहाँ होती है, मुख गुहा से, और ख़त्म होती है गुदा में। ये हो गया। अब इससे आगे वाला पॉइंट देखते हैं। मानव में पाचन की जो प्रक्रिया है वो वहाँ कहाँ पर संपन्न होती है, वह होती है एलिमेंट्री केनाल यानी आहार नाल में संपन्न होती है। इसे नेक्स्ट पॉइंट जो है, शाकाहारियों में जो आहार नाल है वो मांसाहारियों से बड़ी होती है क्योंकि सेलुलोज पाचन के लिए अधिक क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। दोस्तों आपको सीधा सा नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक मान लो शेर है और एक खरगोश है, दोनों की अगर आहार नाल निकाल के देखी जाए तो किसकी आहार नाल ज़्यादा बड़ी होगी, तो सीधी सी बात है खरगोश की, यानी जो शाकाहारी है उसकी आहार नाल बड़ी होगी। क्योंकि जैसे खरगोश है, खरगोश घास फूस कुछ भी खा लेता है और उनमें सेलुलोज की मात्रा ज़्यादा होती है। सेलुलोज को पचाने के लिए ज़्यादा क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी, इसलिए हमें यह हमेशा ध्यान रखना है कि जो शाकाहारी है उनकी आहार नाल बड़ी होती है बजाय मांसाहारियों के। अब आहार नाल के कौन कौन से पार्ट है वो हम देखते हैं। देखिए एक साइड में मैंने लिखे हैं कौन कौन से, देखिए मुख गुहा, ये पहले देखेंगे हम, ग्रसनी, उसके बाद में ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, उसके बाद में अपेंडिक्स और बड़ी आंत। अक्सर क्या करते हैं विद्यार्थी इस प्रकार से गड़बड़ कर देते हैं मेरे फ्रेंड, ये होता है अपेंडिक्स के बाद सीधी बड़ी आंत लेके आ जाते हैं, इस अपेंडिक्स को भूल जाते हैं। ये क्रम होना चाहिए कि मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, उसके बाद में अपेंडिक्स और उसके बाद बड़ी आंत। इसके बाद में जो राइट हैंड साइड में मेरे पास लिखा गया है वो है पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां कौन कौन सी है, ये सारी की सारी ग्रंथियां वह है जो बहिस्त्रावी है। कौन सी स्त्रावी है, बहिस्त्रावी। इसमें पहली है लार ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां, ब्रूनर ग्रंथियां, अग्नाशय और यकृत। तो सबसे पहले दोस्तों हम शुरुआत करते हैं मुख गुहा से। मुख गुहा में क्या क्या होता है वहां से देखना शुरू करते हैं दोस्तों। हमारा सबसे पहला है मुख गुहा में देखा जाए तो मुख गुहा में ये 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, देखिए एक होता है मुख गुहा में दांत, दूसरा होता है जीभ, तीसरा होता है यवला और चौथा होता है हमारे मुख गुहा में लार ग्रंथियां। ये हमारे मुख गुहा के मुख्य 4 भाग है दोस्तों। हम सबसे पहले वाला पार्ट यानी दांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दांत सामान्य प्रकार से दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दांत होते हैं, पहले दांत होते हैं दूध के दांत और दूसरे होते हैं वयस्क दांत। दूध के दांतों की अगर संख्या पूछ ली जाए नॉर्मल छोटे मोटे एग्जामों में अक्सर पूछ लिया जाता है कि मानव में दूध के दांत कितने होते हैं, तो होते हैं 20। अगर पूछ लिया जाए एक वयस्क मानव में दांतों की संख्या वो होती 32, जिसमें दोस्तों जो 20 है वो तो होते हैं अस्थायी यानी दूध के दांत और 12 दांत है जो होते हैं स्थायी दांत। ठीक है दोस्तों। अब इससे आगे देखते हैं। देखिए संरचना के आधार पर दांत है जो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए दांत पहला प्रकार है इनसाइजर, दूसरा केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये हमारे 4 प्रकार के दांत होते हैं। इनमें से कौन कौन सी संख्या के कितने दांत होते हैं वो देखिए। ये मैं बात करता हूँ एक वयस्क मनुष्य की, तो उसमें इस प्रकार के दांत होते हैं, 8 होते हैं इनसाइजर, 4 होते हैं केनाइन, 8 होते हैं प्रीमोलर और मोलर होते हैं 12। इस प्रकार से इनका टोटल हो गया 32। इससे और आगे बढ़ते हैं। अगर पूछ लिया जाए छोटे बच्चे में वैसे कितने दांत होते हैं, तब उनमें ये देखिए इनसाइजर तो उतने ही होते हैं, केनाइन भी उतने होते हैं,
जबकि इसमें प्री मोलर की संख्या होती नहीं है और मोलर जो है वो 12 की जगह 8 होते हैं। अब इसके अलावा भी दांतों के जो प्रकार है चारों, इन चारों प्रकारों से संबंधित किस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि प्रश्न पूछ लिया जाए, निम्न में से काटना किस प्रकार के दांतों का कार्य है। यानी काटना किस प्रकार, ये देखिए काटने का काम कौन करते हैं, इनसाइजर। काटने का काम कौन करते हैं, इनसाइजर। उससे आगे बढ़ते हैं, जो केनाइन है उनका कार्य क्या, चीरना और फाड़ना। दोस्तों अगर सीधा इसके अलावा प्रश्न पूछा जाए कि दांतों की आकृति के आधार पर मानव किस प्रकार का है, शाकाहारी या मांसाहारी, तो इसका आंसर ये होगा दोस्तों कि दांतों की आकृति के आधार पर जो मनुष्य है, जो मानव है, वह मांसाहारी है, क्योंकि इसके जो चीरने और फाड़ने के काम जो है वो तो मांसाहारियों में होता है, इसलिए दांतों के आधार पर मानव एक मांसाहारी है। प्री मोलर और जो मोलर है उनका कार्य होता है चबाने का। ये हो गया दोस्तों। अब हमें ये देखना है कि जो छोटे बच्चे हैं, जन्म से सबसे पहले किस प्रकार के कौन से दांत आते हैं। तो छोटे बच्चों में सबसे पहले कौन से दांत आते हैं, इनसाइजर दांत आते हैं, ठीक है। उसके बाद में सबसे जो छोटे बच्चे होते हैं, अभी हमने देखा था ऊपर, छोटे बच्चों में प्री मोलर दांत नहीं पाए जाते हैं। छोटे बच्चों में प्री मोलर दांत नहीं पाए जाते हैं, ये हो गया। अब इससे आगे वाला पॉइंट बहुत ही अच्छा पॉइंट है दोस्तों, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा। क्या पूछा है, हाथी के जो बोला जाता है, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। हम उन दिखाने वाले दांतों की बात कर रहे हैं। हाथी के वह दांत जो बाहर निकले हुए रहते हैं, वे दांत कौन से हैं, तो इनसाइजर दांत होते हैं, जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कीमती दांत है और ये सबसे लंबे दांत भी होते हैं हाथी के, ठीक है। अब इससे आगे वाला जो पॉइंट क्या है, चूहा वस्तुओं को कुतरते समय कौन से दांतों का प्रयोग करता है, वो है इनसाइजर दांत। दोस्तों आप में से कईयों को ये पता नहीं होगा कि चूहा अक्सर कुतरता क्यों रहता है। चूहे को जब भी समय मिलता है वो वस्तुओं को, चीज़ों को कुतरता रहता है। उसके सामने कीमती वस्तु है या फर्जी वस्तु, उसका कोई लेना देनी है नहीं। जब भी उसे समय मिले वो वस्तुओं को कुतरता रहता है। इसका कारण ये दोस्तों कि चूहे को वरदान मिला हुआ है। चूहे के दांत जो है अनलिमिटेड बढ़ते रहते हैं। जब तक वो वस्तुओं को कुतरेगा नहीं तब तक उसके दांतों की जो साइज है वो बढ़ती जाएगी। वो वस्तुओं को कुतर के अपने दांतों की साइज कम करता रहता है। ये हो गया, कुतरते समय कौन से दांत बढ़ते हैं, इनसाइजर। अब दोस्तों अगर मनुष्य में भी ऐसा होता तो क्या होता, मनुष्य के क्या होता है दोस्तों, दांत जितने दिन में बढ़ते हैं रात में वापस घट जाते हैं। अगर ऐसा होता कि जैसे चूहे के हैं, दिन में भी बढ़ते हैं रात में भी बढ़ते हैं, इसलिए चूहे को क्या करना पड़ता है, वस्तुओं को कुतरना पड़ता है। अगर बाई चांस चूहा कुतरना बंद कर दे तो क्या होगा, चूहे के जैसे ऊपर वाले दांत ज़्यादा बढ़ेंगे, नीचे वाले भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब ऊपर वाले दांत और नीचे वाले दांत आपस में फंस जाएंगे, यानी चूहे का मुंह खुलना भी बंद हो जाएगा। इसलिए चूहे जो है वो तो होशियार होते हैं, इसलिए कुतरते रहते हैं। अब मानव की बात करें, अगर मानव में भी इस प्रकार की घटना होती कि वो भी दिन के समय भी बढ़ रहे हैं, रात के समय भी बढ़ रहे हैं, तो हम जैसे ही घर से बाहर निकल रहे होते, हमारी माताजी हमें एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा देती थी। वो कहती बेटे जब भी समय मिले दांतों को कुतरते रहियो। ऐसा काम इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारे रातों में जितने दिन में बढ़ते हैं उतने ही रात में दांत वापस कम हो जाते हैं दोस्तों। अब आगे बात करते हैं अकल दांत या चोर दांत। वर्तमान में दोस्तों ये जो है मानव के अवशेषी अंग है, ये जो लास्ट मोलर है दोस्तों, ऐसा माना जाता था पहले अगर ये दांत जिसमें आ जाते हैं उसमें हल्की फुल्की अकल आ जाती है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि जिसमें ये दांत हो उसमें ही अकल होती है, ऐसा भी नहीं है, ऐसा पहले माना जाता था दोस्तों। जबकि अब ये जो दांत है हमारे शरीर में किसी के भी काम के नहीं है। आपने देखा होगा अपने किसी फ्रेंड या किसी रिलेटिव के मुख में यहाँ साइड में जो है वो एक्स्ट्रा दांत निकल के आ जाते हैं, वो शरीर में दोस्तों दर्द उत्पन्न करते हैं, इसलिए उसको डॉक्टर की सहायता से निकालना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है ये जो दांत है अभी वर्तमान में अवशेषी अंग है। अब बात करते हैं आगे, मानव के जो दांत है इसके ऊपर दो परतें पाई जाती है। दो परतें कौन कौन सी, पहली परत तो है इनेमल और दूसरी है डेंटिन। अब ये दोनों परतें कौन कौन सी है, इनका कार्य क्या है, वो हम सारा देखते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ मैं इनेमल की। इनेमल क्या होता है वो देखिए, दांतों का इनेमल।
आप सबने सुना होगा हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा है, वह होता है दांतों का एनेमल। ये मैंने लिखा हुआ है, दांतों का सबसे बाहरी भाग या दांतों का सबसे बाहरी सफेद भाग जो हमें दिखाई देता है वह दांतों का एनेमल कहलाता है। मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग क्या कहलाता है, एनेमल कहलाता है। ये किसका बना होता है, ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट तथा कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बना होता है। अब देखिए, अब कई हमारे मित्र ऐसे होते हैं जब उनको डेली तो कोलगेट करने का समय नहीं मिलता, जब उनको माताजी या पिताजी कहते हैं तो वे कोलगेट करके ब्रश को रगड़ते रहते हैं तब उनके मुख से खून आने लगता है। दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए। अक्सर दोस्तों हमारे मित्र क्या करते हैं, माताजी का तो कहना मानते नहीं है, पिताजी का कहना उनको मानना पड़ता है, क्योंकि पिताजी जो है एक प्रबल बल के द्योतक है, उन क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लग जाता है। तो इसलिए दोस्तों जब भी वो दांतों को घिसने लगते हैं वो रगड़ते रहते हैं, लास्ट में जाकर के मसूड़ों में खून आ जाता है। दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए। अब इनका कारण भी अभी देखते हैं क्यों नहीं करना चाहिए। ये देखिए, अब इससे आगे देखते हैं कि अधिक समय तक, यहाँ देखिए उसका कारण लिखा है, अधिक समय पर अगर दांतों को रगड़ा जाए या घिसा जाए तो जो इनेमल की परत है उसका क्षरण होता है, इसलिए दांतों को ज़्यादा टाइम तक नहीं घिसना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ सेकेंड वाले पॉइंट यानी डेंटिन की। अब डेंटिन क्या होता है वो देखिएगा। इनेमल की नीचे वाली जो परत है वह होती है डेंटिन, तथा डेंटिन से क्या जुड़ी हुई होती है, तंत्रिकाएं सीधी जुड़ी होती है। यहाँ मैंने एक दांत को बनाया है, दांत इसी प्रकार होता है, ये ऊपर से तो ये नुकीला होता है और बाकी का भाग नीचे होता है अंदर। ये ऊपर वाला भाग जो कठोरतम भाग होता है, ये वाला भाग जो होता है ये होता है सफ़ेद भाग, कैल्शियम कार्बोनेट का मिलकर, कैल्शियम फास्फोरेट का मिलकर बना होता है। जैसे ये मैंने बनाया हुआ है, इसको कहते हैं इनेमल या इमाइलोब्लास्ट। और इसके अंदर वाला ये जो भाग होता है ये इसको कहते हैं डेंटिन, और इससे छोटी छोटी तंत्रिकाएं जुड़ी होती है। ये हो गया दोस्तों। इसके आगे अब देखते हैं कि हम दांतुन करते क्यों हैं, दांतुन करने का उद्देश्य क्या है। दांतुन करने का ये उद्देश्य होता है कि हमारे जो दांतों की अम्लीयता है वो उससे दूर हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों जो हमारा जो मुख गुहा है, उस मुख गुहा में हमने दांत शुरू किए थे, वो दांत यहाँ आसानी से खत्म होते हैं। दोस्तों ये दांतों वाला पार्ट आपको किस प्रकार लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों अब हम इसका सेकंड पार्ट शुरू करेंगे, जीभ में क्या दिया गया है वो हम देखते हैं। देखिए ये जीभ, मानव की जो जीभ है, मानव की जीभ किसकी बनी हुई होती है, मांसपेशियों की बनी हुई होती है। यहाँ एक मैंने जीभ बनाई है दोस्तों। जीभ में अभी दो नाम हमें विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन से, ये वाले दोनों, एक तो होता है हायोड, एक होता है फ्रेनुलम। ये क्या क्या होते हैं देखिए। हायोड और फ्रेनुलम में जितना गैप ज़्यादा होगा उतना ही जीभ बाहर की ओर निकली हुई रहती है। कैसे, आपने देखा होगा अक्सर कुत्तों की जो जीभ है वो बाहर निकली हुई रहती है। उसका कारण क्या है, कुत्ते में हायोड और फ्रेनुलम के बीच में गैप जो है वो अंतर ज़्यादा पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि जीभ का कौन सा भाग जो है उसका कार्य क्या है वो देखिए। मतलब कौन सा भाग है किस प्रकार की हमें संवेदना उत्पन्न कराता है। ये इस प्रकार की जीभ है। जीभ का जो आगे वाला भाग है वो होता है मीठा भाग। कौन सा भाग होता है, मीठा भाग होता है, ये देखिए। और इसके अलावा इधर से भी ये वाला, इधर से भी ये वाला, दोनों साइड में ये जो भाग है वो होता है खट्टा भाग। यहाँ देखिए मैं इस प्रकार से एक और जीभ बना देता हूँ। यहाँ इस प्रकार से आगे वाला जो भाग है वह तो क्या हमें संवेदना कराता है, मीठे की। और इधर से जो भी भाग आता है ये वाला भाग हमें खट्टे की संवेदना देता है। इसके थोड़ा सा नज़दीक में ये देखिए, इसको जिसने मैंने ब्लैक कलर से लाइनिंग कर रखा है वो वाला भाग हमें क्या दर्शाता है, नमकीन का अनुभव कराता है दोस्तों। और सबसे बीच में ये मैंने जो खाली रखा हुआ है ये वाला भाग, ये एकदम से स्वादहीन होता है दोस्तों। ठीक है, अब एक चीज़ और बच गई कि हमें जो जीभ है हमारी, उसका लास्ट वाला जो पॉइंट है, लास्ट वाला सिरा ये वाला, ये हमेशा कड़वा भाग दर्शाता है। इसलिए हमारे जब भी माताएं बहनें खाना बनाती हैं, हम खाना बना के जब खा लेते हैं तब खाना खाने के बाद में हमारे पास एक कड़वापन आता है जीभ में,
वो उन खाने में समस्या नहीं है, समस्या है हमारे जीभ में, क्योंकि हमारे जीभ का जो पिछला भाग है वो किस प्रकार का हमें दर्शाता है, हमें ये बताता है कि ये क्या है, कड़वा। इसलिए हम कहते हैं कि इसमें नमक कम है, मिर्ची कम है, इसलिए दोस्तों। अब हम देखते हैं मानव जीभ की जो कार्य है, विशेष तौर से 4 कार्य कौन कौन से हैं वो देखिएगा। पहला कार्य ये है दोस्तों, मानव की जो जीभ है उसके ऊपर छोटी छोटी स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, जो हमें स्वाद का ज्ञान कराती है कि ये मीठा है, ये खट्टा है, ये नमकीन है, ये कड़वा है, ये किस प्रकार का है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे स्वाद कलिकाओं की संख्याओं में कमी आती है, और अंत में जाकर के दोस्तों बुढ़ापे में जाकर के किसी प्रकार का स्वाद रहता ही नहीं है। चाहे बूढ़े आदमी को किसी प्रकार का खाना दे दो, पूछो दादाजी इसमें मिर्ची कम है या नमक कम है, बोलेंगे नहीं, आसानी से बढ़िया है। भोजन को घुमाने का कार्य कौन करती है, जीभ, ये इसका तीसरा कार्य हो गया। चौथा कार्य है दोस्तों, जैसे आप सब जानते हैं, वो होता है इस जीभ का काम, ये हमें बोलने में सहायता करती है। अब देखिए इससे आगे वाला पॉइंट क्या है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। कुत्ते में फ्रेनुलम और हायोड के बीच में क्या पाया जाता है, स्थान पाया जाता है, गैप पाया जाता है, इसलिए कुत्ते की जीभ जो है वो हमेशा बाहर लटकती हुई रहती है। अब दूसरा पॉइंट, जो पहले मैंने लिया था दांत के लिए, दूसरा लिया था जीभ, ये अब तीसरा पॉइंट है दोस्तों, यवला। अब यवला क्या है उसका भी हम अध्ययन करते हैं। ये हमारे शरीर में मांसपेशियों से मिलकर के बना होता है, जो इसका कार्य क्या है, ये भोजन को ग्रसनी में धकेलता है। भोजन को कहाँ धकेलता है, ग्रसनी में। कुछ लोग दोस्तों, हमारे मित्र लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा खर्राटे लेते हैं। ये खर्राटों का एक छोटा सा रीजन ये भी होता है, कुछ लोगों के सोते समय यवला का आकार बढ़ जाता है, जिससे यवला जो है कठोर तालू से टकराने लगता है, जिससे एक हल्की सी ध्वनि का निर्माण होता है, उसे खर्राटे कहते हैं। अब कई मित्र मेरे ऐसे भी होंगे जिनको पता ही नहीं कि यवला होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम अपना मुंह खोलते हैं तो सामने से एक छोटा सा जो मांसपेशियों से मिलकर बना हुआ जो टुकड़ा है वो अंदर लटक रहा है, उसको कहते हैं यवला। सोते समय कईयों का इसका आकार बढ़ जाता है, उसकी वजह से वो वैसाब खर्राटे लेने लग जाते हैं। अब हम पॉइंट नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं, जो होता है लार ग्रंथियां। इनकी संख्या 3 होती है। पहली होती है कौन सी, पेरोटिड, दूसरी होती है लिग्वल, और तीसरी होती है सब लिग्वल। लार ग्रंथियां दोस्तों लार का स्त्राव करती है। लार ग्रंथियां किसका स्त्राव करती है, लार का स्त्राव करती है। लार दोस्तों होता कैसा, अगर पूछ लिया जाए लार कैसा होता है, अम्लीय या क्षारीय, ये होता है क्षारीय। लार की पीएच कितनी होती है, लार की पीएच होती है लगभग 7.8। अब लार में देखिए क्या क्या होता है, लार में एक तो लाइसोजाइम पाया जाता है और एक टाइलिन। लाइसोजाइम जो है ये एक प्रकार का एंजाइम है, जो भोजन के साथ जो आने वाले जीवाणु है तथा जो कीटाणु है उनको नष्ट कर देता है। जैसे हम बाइक पर कहीं पर भी जा रहे हैं, अचानक से कोई मच्छर उड़ता हुआ हमारी आंख में चला जाता है, और जैसे हम शीशे में देख करके उसको निकालने की कोशिश करते हैं तो वो मच्छर मरा हुआ मिलता है। तो इसका काम क्या है, ये कैसे मरा, ये मरा है लाइसोजाइम के कारण। जैसे ही हमारे आंख के अंदर वो मच्छर चला गया तो हमारे आंख जो है वो सूचना देती है सीधी की सीधी लाइसोजाइम में कि हमारे शरीर में विदेशी लोगों का आक्रमण हो गया है। तब ये लाइसोजाइम आकर के उन जीवाणु की कोशिका जो भित्ति है उनको गला देता है, उससे उनकी मृत्यु हो जाती है। देखिए ये कहाँ कहाँ है, ये मानव नेत्र, उनकी त्वचा, लार के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। लाइसोजाइम तो हमारे लार में भी सबसे अधिक पाया जाता है। इसलिए आपने अक्सर सुना होगा, अगर कहीं चोट लग जाए मेरे प्यारे साथियों को, तो माता पिता कहते होंगे कि सुबह उठते ही क्या करना है, किसी से नहीं बोलना, तांतु कल्ला भी नहीं करना है, सीधे जहाँ चोट लगी हुई है वहाँ थूक लगा लेना, और वो जैसा ही ऐसा काम करता है वो 2 दिन में ठीक हो जाता है दोस्तों। अब हम देखते हैं कि टाइलिन। टाइलिन क्या करता है, ये स्टार्च का पाचन करता है। ये क्या काम करता है, स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च से माल्टेज में बदलने के लिए टाइलिन का प्रयोग होता है, जिसकी पीएच कितनी है, 7.8। टाइलिन या लार एमाइलेज। देखिए अब हम इससे थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं।
20% जो स्टार्च है उसका पाचन कहाँ हो जाता है, मुख गुहा में, बाकी का अंदर होता रहता है। अब देखिए परीक्षा में अक्सर ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भोजन के साथ लार मिल जाने पर अब उसको क्या कहा जाता है। दोस्तों भोजन के भी आगे अलग अलग नाम होते हैं, आमाशय में इसको अलग नाम से बोला जाता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से बोला जाता है। इसलिए अब यहाँ पूछा गया क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भोजन में जब लार मिल जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो आंसर होगा भोजन में जब लार मिल जाता है तो उसे बोलस, बेफोर बोलस कहा जाता है। दोस्तों आपको ये आज का वीडियो हमारा किस प्रकार लगता है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आप जिस प्रकार की ये प्रतिक्रिया देंगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इस प्रकार के वीडियो कंटिन्यू करते रहेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।